नमस्कार, मैं प्रोफेसर जया कावड़े, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। आज का हमारा लेक्चर है बीकॉम थर्ड ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में अमलगमेशन का प्रॉब्लम देखा था। प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आज हम देखने जा रहे हैं अमलगमेशन का प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी, वो लिंक ओपन करके आपको प्रॉब्लम अपनी कॉपी में लिख लेना है और सॉल्यूशन के लिए आगे का वीडियो आपको कंटिन्यू देखना है। तो जब आप प्रॉब्लम देखेंगे तो प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम में ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन दी हुई है। ए लिमिटेड पहले इसमें आपको बताया गया है कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं। वो दो कंपनियां मिला के एक नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, उसका नाम है ए बी लिमिटेड। ठीक है, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ये जो है वो क्या है, वेंडर कंपनी हुई हमारी। बी लिमिटेड भी हमारी क्या हुई, वेंडर कंपनी हुई। और जो ए बी लिमिटेड है वो न्यू कंपनी हुई। मतलब ये जो है ए बी कंपनी, ये है हमारी परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी, ठीक है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो वेंडर कंपनियां हैं और ए बी लिमिटेड जो है वो परचेसिंग कंपनी है। क्लियर। बाद में आपको ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में आपको ए लिमिटेड की लायबिलिटीज और असेट्स दी हुई है और बी लिमिटेड की भी लायबिलिटीज और असेट्स दी हुई है। क्लियर। उसके नीचे आपको परचेज कंसिडरेशन बताया गया है। जो ए बी लिमिटेड जो परचेसिंग कंपनी है, तो वो ए बी लिमिटेड जब ए कंपनी का और बी कंपनी का बिजनेस परचेस कर रही है तो उसका जो परचेस कंसिडरेशन उसको देना है ए बी को, तो वो किस फॉर्म में देने वाली है, ये आपको इंफॉर्मेशन में बताया गया है। तो देखते हैं क्या बताया है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर है, टू डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर्स इन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड बाय द इश्यू ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ 6% डिबेंचर्स इन ए बी लिमिटेड। मतलब क्या है इसका कि जो ए लिमिटेड के और बी लिमिटेड के डिबेंचर्स आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, 5% डिबेंचर्स आपको बैलेंस शीट में दिखने को मिलेंगे लायबिलिटी साइड में। तो वो डिबेंचर्स का डिस्चार्ज कर रहे हैं ए बी लिमिटेड कौन से अमाउंट में, इक्विवेलेंट अमाउंट। मतलब ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का जो डिबेंचर्स का अमाउंट रहेगा, ए लिमिटेड का डिबेंचर्स का अमाउंट है आपका 2 लाख रुपीज और बी लिमिटेड का डिबेंचर्स का अमाउंट है आपका 1 लाख रुपीज। तो इक्विवेलेंट अमाउंट के डिबेंचर्स ए बी लिमिटेड परचेस कंसिडरेशन के बदले में देने वाली है। क्लियर। पहला परचेस कंसिडरेशन का मोड क्या हुआ है, डिबेंचर्स। ठीक है। देन सेकंड नंबर पे आपको बताया गया है द अजम्पशन ऑफ लायबिलिटीज ऑफ बोथ कंपनीज। मतलब ये जो दो कंपनियां हैं, बोथ कंपनीज मतलब ए कंपनी और बी कंपनी, दोनों कंपनियों की लायबिलिटीज को ए बी कंपनी अजम कर रही है कि वो दोनों कंपनियों की लायबिलिटी हमने एक्वायर की है या टेकन ओवर की है। देन थर्ड नंबर पे आपको बताया गया है द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन ए बी लिमिटेड। मतलब ए बी लिमिटेड जो है वो परचेज कंसिडरेशन के बदले में ए लिमिटेड को और बी लिमिटेड को अपने शेयर्स इशू करने वाली है, जिसकी फेस वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी, ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज रहेगी लेकिन 2 रुपए उसके प्रीमियम के ज्यादा लेंगे। ठीक है। तो ऐसे जो 12 रुपीज प्राइस बन जाएगी शेयर्स की। तो दो तरह से मोड ऑफ पेमेंट बताया गया है आपको। एक तो ए बी कंपनी ए कंपनी को और बी कंपनी को परचेज कंसिडरेशन के बदले में डिबेंचर्स देने वाली है और दूसरा शेयर्स देने वाली है। अब आपको डिबेंचर्स बताया गया है कि इक्वल अमाउंट के डिबेंचर्स दिए जाएंगे, लेकिन शेयर्स के बारे में कुछ बताया है क्या, नहीं बताया। तो शेयर्स कितने दिए जाएंगे तो वो डिपेंड करता है अपना परचेज कंसिडरेशन कितना आया है। तो परचेज कंसिडरेशन हम कैसे निकालेंगे, नेट असेट्स के थ्रू। ठीक है। तो हमें सबसे पहले नेट असेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि नेट असेट्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो असेट्स टेकन ओवर में जो असेट्स रहती है वो रिवाइज्ड वैल्यू पे लेती है। तो आपको क्वेश्चन में उसी के नीचे इंफॉर्मेशन के नीचे ही आपको असेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है। ए लिमिटेड के और बी लिमिटेड के दोनों के असेट्स की
रिवाइज्ड वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो हम जब नेट असेट्स कैलकुलेट करेंगे तब नेट असेट्स में जो असेट्स लेंगे वो असेट्स हमको रिवाइज्ड वैल्यू पे लेना है। क्लियर? देन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, मतलब जो ट्रांजेक्शन आपको दिए गए हैं उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है ए लिमिटेड की बुक्स में। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड सबसे पहला। देन सेकंड आपको बताया गया है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की बुक्स में आपको जर्नल लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। और तीसरा बताया है आपको एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड। ए बी लिमिटेड की बुक्स में आपको मतलब जो न्यू कंपनी है परचेसिंग कंपनी, वो न्यू कंपनी की बैलेंस शीट आपको बनानी है। क्लियर? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्यूशन को शुरुआत करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन समझा है और इसी के साथ साथ हम परचेज कंसिडरेशन और मोड ऑफ पेमेंट देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपको फर्स्ट कैलकुलेट करने को बोला है जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमें नेट असेट्स का कैलकुलेशन करना है। नेट असेट्स जो है वही हमारा क्या रहेगा? परचेज कंसिडरेशन रहेगा। तो जब हम नेट असेट्स कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें लेना पड़ता है असेट्स टेकन ओवर। असेट्स टेकन ओवर, तो असेट्स टेकन ओवर में जो असेट्स परचेसिंग कंपनी ने ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की जो असेट्स टेकन ओवर की होंगी और जिस वैल्यू पे असेट्स टेकन ओवर की होंगी वो वैल्यू पे वो असेट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बताया गया नहीं है कि कौन सी असेट्स टेकन ओवर की है और कौन सी असेट्स टेकन ओवर नहीं की है। तो जैसे कि उन्होंने हमें लायबिलिटी के बारे में बताया है कि जो लायबिलिटी है वो एक्वायर की है या फिर अजम की है, तो उसी की तरह हम एसेट्स का भी सोचेंगे क्योंकि सभी एसेट्स की रिवाइज वैल्यू हमें यहाँ पे दी है। तो हम मान के चलते हैं कि जो असेट्स है, जो जिसकी जिन असेट्स की रिवाइज वैल्यू हमको दी है वो सभी असेट्स परचेसिंग कंपनी ने एक्वायर की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है गुडविल। ठीक है, गुडविल दिया है 1 लाख ए लिमिटेड का। ए लिमिटेड का गुडविल दिया है 1 लाख और बी लिमिटेड का गुडविल दिया है 75,000। ठीक है, अब जब हम गुडविल लिखते हैं तो गुडविल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर हम नेट असेट्स के थ्रू परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं और हमें मोड ऑफ पेमेंट सेपरेटली गिवन दिया रहता है तो हम गुडविल यहाँ पे नहीं लेते, बराबर है। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको नेट असेट्स के थ्रू परचेज कंसिडरेशन निकालना है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो मोड ऑफ पेमेंट है वो मोड ऑफ पेमेंट की क्लियरली अमाउंट हमें दी हुई नहीं है। डिबेंचर्स का बताया है सिर्फ कि डिबेंचर्स जो पुराने आपके डिबेंचर्स है उसी अमाउंट के डिबेंचर्स ए बी कंपनी देंगी, लेकिन उसके बाद जो शेयर्स दे रही है तो वो शेयर्स का अमाउंट कितना रहेगा वो क्लियरली दिया हुआ नहीं है। मतलब जो कुल मिला के जो परचेज कंसिडरेशन है वो परचेज कंसिडरेशन क्लियरली दिया हुआ नहीं है, इसीलिए। और दूसरी बात, पहली बात तो है कि परचेज कंसिडरेशन क्लियरली दिया हुआ नहीं है और दूसरी बात यह है कि जो गुडविल का रिवाइज्ड वैल्यू है वो बाकी सब असेट्स के साथ हमको गुडविल का रिवाइज्ड वैल्यू दिया है, इसीलिए हमने गुडविल नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त लिया है। क्लियर? देन नेक्स्ट दिया है हमको सन्ड्री असेट्स। तो सन्ड्री असेट्स लेंगे हम यहाँ पे। सन्ड्री असेट्स कितना है? 4,10,000 इन ए लिमिटेड। ए लिमिटेड में है 4,10,000 एंड बी लिमिटेड का है 2,80,000। बी लिमिटेड का है 2,80,000। उसके बाद है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट आपको दिया हुआ है, रिवाइज अमाउंट है। ए लिमिटेड का है 2,60,000 और बी लिमिटेड का है 1,40,000। ए लिमिटेड का 2,60,000, बी लिमिटेड का 1,40,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट दिया है। ए लिमिटेड का है 51,000 और बी लिमिटेड का है 20,000। देन डेटर्स दिया है आपको
डेटर्स ए लिमिटेड का है 2,25,000 और बी लिमिटेड का है 1,35,000। अब जो असेट्स हमको रिवाइज्ड वैल्यू पे दी थी वो असेट्स हमने यहाँ पे लिख ली है। अब एक बार हम कंफर्म कर लेंगे कि जो ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो असेट्स थी वो पूरी की पूरी असेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है क्या। तो यहाँ पे हमें दिया था सन्ड्री असेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू दिया है, देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का भी दिया है, इन्वेस्टमेंट का भी रिवाइज्ड वैल्यू हमको दिया है, डेटर्स का भी रिवाइज्ड वैल्यू हमको दिया है। मतलब जो असेट्स थी वो उन सब असेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू हमको दिया हुआ है। उसमें बचा है अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि हम नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त नहीं लेते हैं। ठीक है, अब सब असेट्स हमारी लिखना होगी। अब हम इसका टोटल करेंगे, टोटल असेट्स टेकन ओवर। ठीक है, अब ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की कितनी असेट्स टेकन ओवर की है उसका हम टोटल करेंगे। तो टोटल असेट्स टेकन ओवर हो जाएगा हमारा, ए लिमिटेड का है 10,46,000 और बी लिमिटेड का टोटल असेट्स टेकन ओवर है हमारा 6,50,000। ए लिमिटेड का टोटल असेट्स टेकन ओवर आया है हमारा 10,46,000 और बी लिमिटेड का टोटल असेट्स टेकन ओवर आया है हमारा 6,50,000। क्लियर। अब इसमें से हम माइनस करते हैं लायबिलिटीज एक्सेप्टेड या लायबिलिटीज टेकन ओवर। ठीक है, लायबिलिटीज एक्सेप्टेड। अब कौन सी लायबिलिटी हमको एबी कंपनी ने एक्सेप्ट की है वो क्लियरली बताया नहीं है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि जो लायबिलिटी है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एबी कंपनी की जो बैलेंस शीट आपको दी हुई है उस बैलेंस शीट में जो जो लायबिलिटी आपको दी हुई होंगी उन लायबिलिटी में देखेंगे कि कौन सी लायबिलिटी एबी कंपनी ने एक्सेप्ट की है। तो शेयर कैपिटल यहाँ पे नहीं आता, डिबेंचर्स अगर आया रहता लेकिन कब, जब हमको मोड ऑफ पेमेंट में डिबेंचर्स दिया नहीं रहता। अगर एबी कंपनी ने उस डिबेंचर्स के बदले अगर अपने डिबेंचर्स इशू किए नहीं रहते तो यहाँ पे डिबेंचर्स आता, लेकिन अब परचेस कंसिडरेशन में मोड ऑफ पेमेंट में उन डिबेंचर्स के बदले में एबी कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू कर रही है तो यहाँ पे वो डिबेंचर्स नहीं आएंगे। देन आपको दिया है रिजर्व फंड एंड पीएनएल अकाउंट, तो वो यहाँ पे नहीं आता, वो शेयर होल्डर्स को जाएगा। और उसके बाद है मॉर्गेज लोन, तो मॉर्गेज लोन यहाँ पे आएगा। मॉर्गेज लोन में आपको बताया है सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो उसका कुछ नहीं करना है। मॉर्गेज लोन दिया हुआ है ए लिमिटेड का, तो ए लिमिटेड में जो मॉर्गेज लोन है वो लायबिलिटी एक्सेप्टेड में आएगा। क्लियर। उसके बाद दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हमारी लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे आएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, ए लिमिटेड का है 2,20,000 और बी लिमिटेड का है 1,30,000। ए लिमिटेड का 2,20,000 और बी लिमिटेड का 1,30,000। अब टोटल लायबिलिटीज का हम टोटल करेंगे, टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड, तो टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड है। ए लिमिटेड की टोटल लायबिलिटीज हमारी हो जाएगी 2,70,000। ठीक है, और बी लिमिटेड की टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड हो जाएगी हमारी 1,30,000। ठीक है, ए लिमिटेड की 2,70,000 और बी लिमिटेड की लायबिलिटी हो जाएगी 1,30,000। अब हमारे पास टोटल असेट्स टेकन ओवर है और टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड भी है। तो टोटल असेट्स टेकन ओवर में से टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा नेट असेट्स। यही हमारा रहेगा परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसमें से 10,46,000 में से अगर हम 2,70,000 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा अमाउंट बचता है 7,76,000 और बी कंपनी में 6,50,000 टोटल असेट्स टेकन ओवर में से
तो हमारा बचता है 5,20,000। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नेट असेट्स उसी को हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन कितना आया है। ए लिमिटेड का है 7,76,000 और बी लिमिटेड का आया है 5,20,000। क्लियर, तो ये हुआ हमारा नेट असेट्स का कैलकुलेशन और परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट में हमको किस तरह से परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किस तरह से किया जाएगा ये हमें इंफॉर्मेशन में बताया गया है। क्वेश्चन में आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है दी परचेज कंसिडरेशन कंसिस्टेड ऑफ, उसके नीचे जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो मोड ऑफ पेमेंट के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले पेमेंट का मोड है डिबेंचर्स का। ठीक है, तो डिबेंचर्स के बारे में आपको क्या बताया गया था कि टू द डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड the issue of equivalent amount of 6% डिबेंचर्स इन AB लिमिटेड, मतलब A लिमिटेड के और B लिमिटेड के डिबेंचर्स के बदले में AB कंपनी अपने 6% के डिबेंचर्स इशू कर रही है उसी अमाउंट के, मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट के। तो यहाँ पे आएगा हमारा 6% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स। ठीक है, ए लिमिटेड के और बी लिमिटेड के पुराने डिबेंचर्स जो थे वो 5% के थे, अब नई कंपनी के डिबेंचर्स है वो 6% के है। 6% क्या है, ये जो है वो डिबेंचर्स का ये रहता है, डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट मिलने वाला है तो वो 6% है। ठीक है, तो उसका हमें कुछ नहीं करना, वो जितना दिया है हमको क्वेश्चन में उतना लेना है। अमाउंट के बारे में उसी सेम अमाउंट के डिबेंचर्स ए बी कंपनी इशू करने वाली है, तो ए कंपनी को जो डिबेंचर्स मिलेंगे उसका अमाउंट रहेगा 2 लाख। ए लिमिटेड को 2 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए जाएंगे और बी लिमिटेड को 1 लाख के डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे। 6% डिबेंचर्स इन ए बी लिमिटेड। क्लियर, डिबेंचर्स हो गया। और दूसरा बताया है शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स ए बी कंपनी ए कंपनी को और बी कंपनी को उनके परचेज कंसिडरेशन के बदले में देने वाली है, लेकिन कितने अमाउंट के देने वाली है वो दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जितना हमारा परचेज कंसिडरेशन आया है उस परचेज कंसिडरेशन में से जो डिबेंचर्स का अमाउंट है वो डिबेंचर्स का अमाउंट अगर हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जितना अमाउंट हमारा बचेगा उतने अमाउंट के शेयर्स न्यू कंपनी ने ए कंपनी को और बी कंपनी को इशू किए हैं। तो देखते हैं कितने शेयर्स इशू किए हैं। इक्विटी शेयर्स इन ए बी लिमिटेड, ए बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो अब देखते हैं ए कंपनी के कितने हैं, ए कंपनी को कितने शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, ए कंपनी का टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना आया है हमारा 7,76,000। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे जितने रुपीस के डिबेंचर्स उसको दिए गए होंगे। 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स उसको दिए हैं। अब जो अमाउंट हमारा बचता है कितना बचेगा, 7,76,000 में से अगर हम 2 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 5,76,000। तो 5,76,000 के शेयर्स ए कंपनी को दिए जाएंगे, 5,76,000। क्लियर, अब 5,76,000 ये तो ही शेयर्स की अमाउंट, लेकिन कितने शेयर्स दिए जाएंगे, तो कितने शेयर्स दिए जाएंगे, इसका जो अमाउंट है शेयर्स का, आपको शेयर्स के अमाउंट के लिए बताया गया है कि शेयर का जो फेस वैल्यू रहेगा, प्राइस रहेगा वो 10 रुपीज ईच रहेगा, लेकिन वो 2 रुपये प्रीमियम पे बेचा जाएगा। तो 10 रुपीज हुए हमारी फेस वैल्यू और 2 रुपीज हुए हमारे प्रीमियम के, तो ऐसे कुल मिला के 12 रुपीज का शेयर्स उसको दिया जाने वाला है। तो टोटल शेयर की प्राइस से अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितने शेयर्स इशू किए हैं वो हमें मिल जाएगा। तो 5,76,000 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 48,000। तो यहाँ पे 48,000 शेयर्स ए बी कंपनी ने ए कंपनी को इशू किए हैं। 48,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at premium of ₹2 each, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं बी लिमिटेड का कितना है। तो बी लिमिटेड का जो परचेज कंसिडरेशन था वो कितना था हमारा 5,20,000। 5,20,000 उसको हमने डिबेंचर्स कितनी रुपीस के दिए हैं 1 लाख रुपीस के। अब 5,20,000 में से अगर हम 1 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 4,20,000। तो बी लिमिटेड को शेयर्स कितने अमाउंट के मिलेंगे 4,20,000 के। 4,20,000 के शेयर्स उसको मिलेंगे। तो इसका भी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। अगर 4,20,000 रुपीज के शेयर्स अगर दे रहे हैं तो कितने शेयर्स बी लिमिटेड को दिए जाएंगे, तो इसको भी हम 12 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 35,000। तो यहाँ पे 35,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच। ठीक है, 35,000 शेयर्स देंगे हम 10 रुपीज़ का एक शेयर और प्रीमियम है 2 रुपीज़। तो ऐसे शेयर्स देंगे। इक्विटी शेयर्स 5,76,000 के ए लिमिटेड को और बी लिमिटेड को शेयर्स देंगे हम 4,20,000 के। कुल मिला के यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन हमारा टैली हो जाएगा। ए कंपनी का रहेगा हमारा 7,76,000 और बी कंपनी का रहेगा परचेज कंसिडरेशन 5,20,000। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेट असेट्स के थ्रू हमने पहले परचेज कंसिडरेशन निकाला है और परचेज कंसिडरेशन का मोड ऑफ पेमेंट हमें किस तरह से दिया गया है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ए लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज।